ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में अपने स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत 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 आसान है। खाली एक कंडीशन है, आप साथ साथ समझते जाएं। न्यूमेरिकल सर यहां से आता है क्या? डेफिनेटली यस। इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पक्का पक्का आता है, तो आप लोग साथ में सॉल्व भी करेंगे न्यूमेरिकल्स, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये प्रोडक्शन से लिंक्ड है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो अपने 2-3 क्लासेस में मेहनत किए हैं वो आपको यहाँ पे फायदा देगा। ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं बातचीत को। देखिएगा, सबसे पहले क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। सर इससे पहले ये बताइए, ये भला कॉस्ट क्या है? आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया, जब आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया उस वजह से आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उस वजह से आपको कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। ठीक है ना? सो व्हेन इज कॉस्ट इनकर्ड? व्हेन आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, अब सुनो, सबसे पहले सिलेबस में आपका आ रहा है दो कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। हम ये नहीं बताएंगे पहले अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, पहले हम आप लोगों को मार्क करवाएंगे एक इंपॉर्टेंट बात कि अकाउंटिंग कॉस्ट्स आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। अकाउंटिंग कॉस्ट्स आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स। ठीक है, पहले ये मार्क करवा दिए। अब इसका मतलब समझे क्या? मैं अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट समझा दिया तो अकाउंटिंग भी समझ आ गया। देखिए बच्चे, सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट्स होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट्स वो कॉस्ट्स होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। बराबर बात है? राइट सर, बातचीत बराबर है। इनको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? आपको स्टाफ को सैलरी पे करना पड़ता है, तो दे रिजल्ट इन एक्चुअल आउटफ्लो। जयेश, टाइप कर करके कौन सा वीडियो देखना होता है? हम डिस्ट्रैक्ट हो रहा तुम्हारे कारण। अकाउंटिंग कॉस्ट्स आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स। समझ गया? इसका मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट को वो कॉस्ट हुए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे। क्या सैलरी पेड टू अ स्टाफ रिकॉर्ड होता है? हाँ, तो वो एक अकाउंटिंग कॉस्ट है। रॉ मटेरियल्स परचेज्ड अकाउंटिंग कॉस्ट है? हाँ है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। और ऐसे कॉस्ट्स के लिए आपको सच में पेमेंट करना पड़ता है। आपने कहीं से रॉ मटेरियल मंगवाया तो आपको सच में पेमेंट करना पड़ेगा। आपने स्टाफ को काम पर लगाया तो आपको स्टाफ को सच में पेमेंट करना पड़ेगा। इस कारण से हम लोग लिखे हैं अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट वो होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब दैट रिजल्ट इन एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश, that result in actual outflow of cash, that result in actual outflow of cash, जिनकी वजह से कैश सच में निकलता है, that results in actual outflow of cash। सर बात समझ में आ गया? एक जमीन का आपने रेंट पे किया है, एक जमीन का आपने रेंट पे किया है, ये अकाउंटिंग कॉस्ट है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। पर रेंट पे किया है, एक्चुअल आउटफ्लो हुआ है, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी तो हुआ ना। यस सर, बात समझ में आता है। ओके सर, यहां पर यही लिखा है, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू पे प्राइस फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which he employs for production. He thus pays wages to workers, prices for raw materials, fuel and power used, rent for building he hires, and interest on the money borrowed for doing business. All these are included in his cost of production and are termed as अकाउंटिंग कॉस्ट। हर वो चीज जिसके लिए पे करना पड़ा और जिसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ा। सर समझ आता है? सर समझ आता है बातचीत? आगे बढ़े अब सर सवाल ये है, सर सवाल ये है कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या हुआ?
क्योंकि यहां पे दो कॉस्ट थे, एक अकाउंटिंग और एक इकोनॉमिक, बराबर है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं, यहां पे सुनना। मिस्टर मिस्टर राज नाम के एक पर्सन है जिनका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिस्टर राज का चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट हो गया। फिर मिस्टर राज ने डिसाइड किया फिर मिस्टर राज ने डिसाइड किया एक चीज। क्या डिसाइड किया मिस्टर राज ने? कि भाई हम जो है ना वो किसी के लिए जॉब नहीं करेंगे, हम अपना कोई बिजनेस करेंगे। अच्छा, मिस्टर राज को जॉब मिल रहा था ईयर का 20 lakhs का, फर्स्ट जॉब इनका लग रहा था 20 लाख रुपया प्रति साल पर ईयर। इन्होंने बोला ना, नहीं करना है, नहीं करेगा। और इन्होंने इस जॉब को हटाकर, इस जॉब को छोड़कर इन्होंने तय किया दूसरा रास्ता लेंगे। एंड व्हाट ही डिसाइडेड डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जो है वो जॉब फॉब छोड़ो, हम जो है वो अपना बिजनेस करेंगे। अब समझिए, जब मिस्टर राज बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को करने के लिए मिस्टर राज को ये 20 लाख भी तो छोड़ना पड़ा। मिस्टर राज अपना समय दे रहे हैं, यही समय अगर बिजनेस को जगह जॉब को दे रहे होते तो 20 लाख मिल रहा होता। अकाउंट्स में इसको कॉस्ट दिखाया जाता है क्या? अकाउंट्स में ये कॉस्ट नहीं दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में जनरली उन्हीं चीजों को कॉस्ट दिखाया जाता है जिसकी वजह से कैश गया आपके पास से। यहां तो पैसा आ रहा था, वो नहीं आया, तो अकाउंट्स इनको कॉस्ट नहीं दिखाता। पर इकोनॉमिक्स बोलता है ये भी एक कॉस्ट है, ये भी एक कॉस्ट है। ऐसे कॉस्ट को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? बोलिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एग्जांपल दूंगा इम्प्लिसिट कॉस्ट का, चिंता मत करिए। मिस्टर राज ये जो बिजनेस कर रहे हैं ना, सुन लीजिएगा आप लोग, मिस्टर राज ये जो बिजनेस कर रहे हैं ना, इनका दो घर है मिस्टर राज का, आपको पता है हम। एक है रेसिडेंस 1 और एक है रेसिडेंस 2। रेसिडेंस नंबर 2 जो है ना, रेसिडेंस नंबर 2 जो है ना, वो क्या है? वो क्या है? एक तरीके से खाली पड़ा था। रेसिडेंस 1 में तो ये रहते थे, रेसिडेंस 2 खाली पड़ा था। इन्होंने क्या किया कि हम इसको बिजनेस के लिए यूज कर सकता है। अब आप लोग बोले तो क्या हुआ सर? अब एक बात बताओ, खुद अगर अपना ही रेसिडेंस को बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या रेंट पे करना पड़ रहा है? नहीं। लेकिन अगर यही जो रेंट रेसिडेंस खाली पड़ा था, आप अगर रेंट पे दे देते तो आपका रेंटल इनकम होता। क्योंकि आपने डिसाइड किया कि आप बिजनेस करोगे, तो आते हुए पैसे को आपने मना किया। यह है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप खुद इनपुट यूज ओन करते हो, इसलिए वो आउटफ्लो तो नहीं होता, बट जो इनकम आ रहा होता वो इनकम भी आता नहीं है। जैसे रेंट आता, अगर हम ये घर को बिजनेस के लिए यूज न किए होते, पर वो आता हुआ इनकम नहीं आया। पैसे का आना, पैसे का आना पक्का था, नहीं आया, इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ आ गया? क्या अकाउंट्स ये सब कंसिडर करता है? नहीं, इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिडर करता है। तो आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं, आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं, आप सभी लोग, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। आइए अब पढ़ते हैं, जो आप लोग को समझाया वो पढ़ते हैं। इधर देखिए, 10 इकोनॉमिक कॉस्ट्स इंक्लूड, इकोनॉमिक कॉस्ट्स इंक्लूड नॉर्मल रिटर्न on money capital invested by the entrepreneur himself in his own business and wage or salary not paid to the entrepreneur but could have been earned if the services had been sold somewhere else। दो बातें हैं, जो पैसा वो बिजनेस में लगाया वो तो है ही इसका पार्ट, वो तो हम आपको बोल ही रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और वो जो पैसा के टर्म्स में तो कुछ नहीं जा रहा, पर समय के टर्म्स में जा रहा है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यहां पर देखिए, इकोनॉमिक कॉस्ट टेक इनटू अकाउंट दिस अकाउंटिंग कॉस्ट इन एडिशन
They also take into account the amount of money entrepreneur could have earned if he had invested his money and sold his own services and other factors in the next best alternative uses. यही तो हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को इंक्लूड करता है और साथ साथ में इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी इंक्लूड करता है. बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सर समझ में आता है. दस देखिए 100 बात का एक बात. दस इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. यही तो आपको बताया. अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया. मैंने क्या लिखा है? इकोनॉमिक कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हो गया? अकाउंटिंग कॉस्ट ही तो हो गया. हाँ ना बोलना पड़ेगा. चलिए इधर देखिए. अभी इधर देखिए आप लोग क्या है. एक लाइन देखिएगा. अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. खत्म बात. ये हुआ एक बात एमसीक्यू के लिए. दूसरी बात जो इम्प्लिसिट कॉस्ट में बता रहा था, वेयर इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड इन हिज ओन बिजनेस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. मैं एग्जांपल दूं. रेंट. रेसिडेंस में खुद ही ओन करता हूं. अपना जो घर है खुद ही ओन करता हूं और मैंने उसी को खुद के काम पे लगाया, न कि रेंट पर दिया. यही तो लिखा है. ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर एंड यूज्ड इन हिज ओन बिजनेस बाय द एंटरप्रेन्योर. यही तो मैंने बताया. ये देख लो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया. देख लो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया. अरे अंडरस्टूड है. अंडरस्टूड है सर. आगे द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास. इधर ध्यान दीजिएगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट. सुनिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ economic cost is important because an entrepreneur must cover his economic cost if he wants to earn normal profits. Concept of economic cost is important because an entrepreneur must cover his economic cost if he wants to earn normal profits. मैं समझाता हूं यहां क्या लिखा है. ये बात मैंने प्रोडक्शन में भी पढ़ाया हुआ है if you all remember it, बट एक बार फिर समझाता हूं. इधर देखो क्या. नॉर्मल दुनिया अकाउंट्स. आज ये मैंने प्रोडक्शन में भी पढ़ाया आप लोग को. आज अकाउंट्स में आप अकाउंट्स से पूछो कि अकाउंट्स प्रॉफिट निकाल. अकाउंट्स बोलेगा सेल्स बता. आपने कहा मानो सेल्स है 10 लाख. ओके. सेल्स है 10 लाख. ओके. फिर अकाउंट्स पूछेगा बता तुमने कॉस्ट कितना पे किया. कितना पे किया मतलब रेंट कितना गया, सैलरीज कितना गया, इस रूप में अलग अलग खर्चा कितना गया. आपने कहा कि भैया 6 लाख रुपया गया. मानो ये हो गया आपका रेंट और ये सब चीज जो आपको पे करना पड़ा, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 4 लाख. इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट. क्या बोलते हैं इसको? बोलिए. अकाउंटिंग प्रॉफिट. क्योंकि अकाउंट्स इकोनॉमिक्स इसको प्रॉफिट नहीं मानता है. इकोनॉमिक्स इसको प्रॉफिट नहीं मानता है. इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? आइए बात को समझिए. इकोनॉमिक्स क्या बोलता है इधर बात को समझिए. सेल्स वैल्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट. माइनस क्या है बोलो? इकोनॉमिक कॉस्ट. सेल्स हो गया 10 लाख. अब इकोनॉमिक कॉस्ट समझिए. स्टाफ को आपने 6 लाख सैलरी दे दिया. अच्छा. अब जो घर आप खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो वो आप ओन करते हो. अगर ये खुद के बिजनेस का जो घर है आप रेंट पे दिए होते तो मार्केट में जो आप रेंट है ना वो 4 लाख उठा लेते. कितना उठा लेते? 4 लाख. तो अब आप लोग यहां पर देखिए. ये हुआ इम्प्लिसिट कॉस्ट. ये क्या हुआ? इम्प्लिसिट कॉस्ट. 10 लाख माइनस 10 लाख कितना हुआ बोलो? 0. यहां पे इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 आया. सर आपने इकोनॉमिक क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि इस बार जब मैंने सेल्स से लेस किया मैंने अकाउंटिंग कॉस्ट लेस नहीं किया. कौन सा कॉस्ट लेस किया? इकोनॉमिक कॉस्ट. तो जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट. और सुन लो अब मजे का बात सुनो. इकोनॉमिक प्रॉफिट जब 0 आ जाए इसी सिचुएशन को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. इकोनॉमिक प्रॉफिट जब 0 आ जाए इसी को क्या बोलते हैं? बोलिए. नॉर्मल प्रॉफिट. यही होता है नॉर्मल प्रॉफिट.
जब इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो आ जाए इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। सो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, यही रहा, देखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एमसीक्यू में आया हुआ है पास्ट ईयर्स में, तो मैं आपको बताते चलूं, नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये एमसीक्यूज में आया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। यस और नो बोलना पड़ेगा। राइट सर, बात सही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, यहां पर समझिएगा बच्चे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब, मान लो यहां पर इस सिचुएशन में मेरा जो सेल्स है वो 11 लाख हो जाता। प्लीज सुन लीजिए, सेल्स 11 लाख हो जाता तो मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट 1 लाख आ गया। जब तुम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट को पार कर दिए, वो हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हो गया वो? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। सही है सर। ये देखिए लिखा हुआ है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स आर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये लाइन लिख लीजिए एक बार, या ये लाइन मार्क कर लीजिए एक बार, जो भी आपका पोजीशन है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर ओवर एंड अबव दिस नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, डन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है क्लास? आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है? आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पे अटेंशन एवरीवन। आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाएं? इधर पे ध्यान से सुनिए। कुछ नहीं है आउटले कॉस्ट, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट था। क्या? कॉस्ट जिसमें सच में पैसा जा रहा है, आउटले कॉस्ट उसी को बोलते हैं। देखो पढ़ोगे, आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स। एक्चुअल पैसा जा रहा है ऑन से वेजेस, मटेरियल्स, रेंट एटसेट्रा, इंटरेस्ट एटसेट्रा। तो मतलब आप बेसिकली बोल रहे हैं आउटले कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट सेम है? हाँ सेम है, सही यही बोल रहा हूं। आउटले कॉस्ट मतलब जिसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर आउटफ्लो होता है, जिसमें सच में एक्सपेंडिचर आउटफ्लो होता है, वो आउटले कॉस्ट है। बराबर बात है। अब आगे सुनिए आप लोग, अब आगे सुनिए आप, इधर सुनिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझिएगा, आइए समझिएगा। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। एग्जांपल देता हूं, आप लोग सब अभी क्लास कर रहे हो, है ना? अगर आप लोग ये क्लास नहीं कर रहे होते, घर पे दोपहर में सो रहे होते, लेट्स से आप लोग घर पे दोपहर में सो रहे होते, अगर ये क्लास नहीं अटेंड कर रहे होते, तो आपका जो नेक्स्ट बेस्ट चीज था वो क्या था? सोना। जो आपने सेक्रीफाइस किया इस क्लास को अटेंड करने के लिए, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यही लिखा है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न्ड विद द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हिच हैज बीन फॉरगोन इन ऑर्डर टू परस्यू अ सर्टेन एक्शन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक ओनर बिजनेस में पैसे डाला, हेलो, एक ओनर बिजनेस में पैसे डाला और वो बिजनेस कर रहा है। अगर वही पैसा वो बिजनेस में डालने की जगह, अगर वही पैसा वो बिजनेस में डालने की जगह बैंक में डालता, तो क्या बैंक उसे इंटरेस्ट देता कि नहीं देता? देता। पर वो जो इंटरेस्ट हम अर्न कर पाते हैं, मान लो 8%, 8% का इंटरेस्ट, वो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। The opportunity cost of using capital is the interest that it can earn in the next best use with equal risk. समझ में आता है? नहीं समझ आता है? राइट सर, बात समझ आता है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां तक अगर बातचीत क्लियर है,
तो मैं आगे बढ़ रहूंगा, इधर ध्यान से सुनिएगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट is generally very useful for business managers, and therefore it has to be considered whenever resources are scarce and the decision involving choice of options is involved. Example, in a cloth mill which spins its own yarn, opportunity cost of yarn to the weaving department is the price at which the yarn could have been sold. This has to be considered while measuring profitability of the weaving operations. और सिलाई करेंगे और काम करेंगे उस पर, तो बेच अभी नहीं पाएंगे। अगर बेच देते तो जो पैसा आता, अब वो नहीं आ रहा क्योंकि हमने डिसाइड किया और सिलाई करें। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अब हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप लोग देख रहे हो ना, ये सब कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जाम में आ गया नेक्स्ट बेस्ट सेक्रीफाइस, नेक्स्ट बेस्ट सेक्रीफाइस तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एग्जाम में आ गया इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म एंड यूज्ड इन ओन प्रोडक्शन यूनिट, तो वो होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म एंड यूज्ड इन ओन प्रोडक्शन यूनिट, जो मैंने रेसिडेंस का एग्जांपल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट्स। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे, मेरे को कॉन्फिडेंस है। इधर देखो स्टूडेंट्स मान लीजिए कुछ बच्चे हमारे पास एडमिशन लिए, ठीक है ना, कुछ बच्चे हमारे पास एडमिशन लिए, लेट्स से फॉर सीए फाउंडेशन। अब एक एग्जांपल सुनिए, मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट्स को तो बुक देते हैं हम, मान लीजिए एक बुक का, मान लीजिए वन बुक का कॉस्ट मुझे पड़ता है 400 रुपीज, ठीक है, मान लीजिए वन बुक का कॉस्ट मुझे पड़ता है 400 रुपीज, रुपीज 400। अब एक बच्चा है तो मुझे एक बुक देना पड़ा, अगर 10 बच्चे हैं तो मुझे 4000 रुपया पे करना पड़ा। अच्छा, अगर 100 जने हैं तो मुझे 400 और यहाँ पे 2 0, 40,000 पे करना पड़ा। मतलब जैसे जैसे आउटपुट मतलब स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे बुक का कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। और मैं ट्रेस कर सकता हूं, इस स्टूडेंट के लिए एक 400 लगा, इस स्टूडेंट के लिए 400 लगा, इस स्टूडेंट के लिए 400 लगा, इस स्टूडेंट के लिए 400 लगा। ये मैं ट्रेस कर पा रहा हूं, इसको बोलते हैं ट्रेसेबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रेसेबल कॉस्ट। हर एक बच्चे पे हम बता दे रहे हैं मेरा इतना कॉस्ट लगा, ठीक। पर अब रुको, सारे बच्चे सेंटर आ रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसा भी ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सेंटर यानी ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में एसी इलेक्ट्रिसिटी हर बच्चा यूज कर रहा है। क्या हम बता सकते हैं क्या कि पर बच्चा कितने का इलेक्ट्रिसिटी यूज किया या पर बच्चा कितने का इंटरनेट यूज कर लिया? नहीं बता पा रहे हैं। पर कॉस्ट क्या इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट नहीं लग रहा है क्या? हमारा लग रहा है। इसको बोलते हैं आपका अनट्रेसेबल, इनडायरेक्ट या नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट्स। इसको समझा लेने के लिए मैं एक और एग्जांपल दूंगा, सो मुझे लग रहा है कि थिंग्स विल बी बेटर अंडरस्टूड। मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स विल बी बेटर क्लियर टू यू ऑल। इधर देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आप लोग जो है ना, एक बार के लिए मान लीजिए, कि आप लोग 2 सिबलिंग्स है ना, 2 का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है कि नहीं। आप लोग 2 सिबलिंग्स है, पेरेंट्स ने, आप लोग दोनों भाई बहन हो गए या जैसा भी, आप लोग 2 जने जो हैं, पेरेंट्स ने आप लोगों को एक कॉमन रूम अलॉट किया है, ठीक है कि नहीं, कि भैया रूम शेयर करेंगे आप। अब हुआ क्या, आप कर रहे हो सीए की पढ़ाई, और मानिए कि आपका जो भाई बहन जो भी है वो लेट्स से क्लास 11 में, एग्जांपल देता हूं। अब आप लोग यहां पर ध्यान से सुनिएगा, आपके सीए फाउंडेशन की किताबें आई, ठीक है, और वो किताबों का लगा 6000 रुपया फॉर एग्जांपल, और आपके भाई बहन के भी किताबें आई और उन किताबों का लगा लेट्स से 4000 रुपया। अगर किताबों का मामले में देखें पेरेंट्स, तो पेरेंट्स बता पा रहे हैं कि भाई इस भाई या बहन की वजह से 6000 लगा या इस भाई या बहन की वजह से 4000 लगा।
तो वो लोग बता पा रहे हैं किस पे कौन सा लगा। पर आप लोग दोनों जने जो है वो रूम शेयर कर रहे हैं, तो उस रूम का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो पक्का आता होगा। क्या वो पेरेंट्स आपके बता पा रहे हैं क्या इसकी वजह से इतना बिल लगा, इसकी वजह से इतना, एग्जैक्ट बता पा रहे हैं क्या? नहीं बता पा रहे। एक अप्रोक्स अंदाजा लगा सक रहे हैं, पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करना मुमकिन नहीं है। ये होता है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब आप आउटपुट पे कोई कॉस्ट ट्रेस कर सकते हो तो वो ट्रेसेबल या डायरेक्ट कॉस्ट है, पर अगर आप आउटपुट पे ट्रेस नहीं कर सकते तो वो नॉन ट्रेसेबल या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमने जो पढ़ाया वही लिखा है क्या। लेट्स सी एवरीवन, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Direct costs are those which have a direct relationship with a component of operation, like manufacturing a product, organizing a process, or an activity. Since such costs are directly linked to a product, related to a product, या linked to a product, process or machine, they may vary according to the changes occurring in them. They may vary according to the changes occurring in them. इधर पे आगे पढ़िए। Direct costs are costs that are readily identified and are traceable to a particular product, operation or plant. Traceable to a particular product, operation or plant. समझ आया कि नहीं आया? पर आगे पढ़िए। Indirect costs are those which are not easily and definitely identifiable in relation to a plant, product, प्रोसेस और डिपार्टमेंट। इधर ध्यान दीजिए। सो सच कॉस्ट्स आर नॉट विजिबली ट्रेसेबल टू अ स्पेसिफिक गुड, सर्विस और ऑपरेशंस, बट आर नेवरदलेस चार्ज टू डिफरेंट जॉब्स और प्रोडक्ट्स इन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। रिकवर तो स्टूडेंट्स ही करेंगे, पर इसमें ये लोग एक स्टूडेंट पे कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है ना। आप ऐसा समझ लो, एक और एग्जांपल दे दे रहा हूं। एक फैक्ट्रियों में 2 मॉडल का गाड़ी बनता है एक ही फैक्ट्री के अंदर। एक मॉडल में 50,000 का टायर लगता है, एक मॉडल में 10,000 का टायर लगता है। तो देखो टायर का कॉस्ट ट्रेसेबल है। इस गाड़ी में 50,000 वाला टायर लगा, इस गाड़ी में 10,000 वाला टायर लगा। पर जो सिक्योरिटी गार्ड फैक्ट्री को गार्ड कर रहा है उसमें आप ट्रेस कर पा रहे हो क्या कि ये इतना इस गाड़ी के लिए इसको हम लोग प्रोटेक्शन के लिए दिया, कि इस गाड़ी के लिए इतना सेफ्टी रखता है, ये इस गाड़ी के लिए इतना सेफ्टी रखता है? ऐसा तो नहीं है ना। ये हो गया इनडायरेक्ट या नॉन ट्रेसेबल। आइए, हो गया। चलिए लेट्स गो हेड क्लास। अच्छा, एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक पावर, बिजली का बिल, वॉचमैन का सैलरी, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप किसी एक प्रोडक्ट पे ट्रेस नहीं कर सकते इसे। क्या हम समझा पा रहे हैं? एकदम आराम से। यहां तक क्लियर है क्या? शो ऑफ हैंड्स यार, क्लियर है तो। एवरीवन ऑनलाइन कंफर्म है क्या? यस और नो? शो ऑफ हैंड्स, कम ऑन। ओके ओके ओके, चलो हटाइए। 1 मिनट वेट कर ले रहा हूं। अब इधर देखिए। हाँ, इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स एंड संक कॉस्ट्स। इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स एंड संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए एवरीवन। सबसे पहले इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या हुआ? सबसे पहले इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या हुआ? एडिशनल कॉस्ट है। क्या है बोलिए? एडिशनल कॉस्ट। सर नहीं समझे, एडिशनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो स्टूडेंट्स, आपने एक जगह ले लिया, ठीक है? आपने एक जगह ले लिया, आपकी पढ़ाई हो गई थी कि हम लोग को काम करना है, तो आपने एक जगह ले लिया। एक जगह आपने रेंट पर ले लिया। क्या काम करना आपने डिसाइड नहीं किया। अब मानो कि आप अगर डिसाइड करते हो कि यहां पर आप फैक्ट्री सेटअप करोगे, तो फिर आपको मशीन खरीदना पड़ेगा, ठीक है बच्चे? अगर आप डिसाइड करते हो कि वहां पर आप जो है अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करोगे, तो आपको चेयर्स एंड टेबल्स खरीदना पड़ेगा। आप डिसाइड करते हो वहां पर अपना शॉप सेटअप करोगे, तो शॉप के लिए आपको सामान खरीदना पड़ेगा। मतलब आप क्या करोगे
वो डिसाइड करेगा कि आप किधर खर्चा करोगे, क्या एक्टिविटी करोगे, वो डिसाइड करेगा व्हाट खर्चा यू आर गोइंग टू डू। ये तो तय है कि रेंट लगने वाला है इतना, तो रेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कौन सा डिसीजन लिए उस बेसिस पर कौन सा कॉस्ट लगेगा, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब आते हैं संक कॉस्ट पर। संक कॉस्ट क्या होता है? पास्ट कॉस्ट। पहले हम चाहेंगे एक बार स्टूडेंट्स यहां से यहां 2 मिनट रुकिए और यहां से यहां रीड करिए, तो एक बार सब 2 मिनट रीड करिए सब। हाँ जी सर। अब यहां पर संक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, ये पहले मैं रीड कर रहा हूं आपके साथ। इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, व्हाट कॉस्ट्स आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट? बोलो क्या? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कौन सा? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्योंकि मार्जिनल मतलब भी एडिशनल होता है, मार्जिनल मतलब भी एडिशनल होता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट refers to the additional cost incurred by a firm as a result of business decision। आपने अगर डिसाइड किया आप केक का शॉप सेटअप करोगे, तो आपको बेकरी का सामान का खर्चा लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल हैव टू बी इनकर्ड बाय अ फर्म व्हेन इट डिसाइड्स टू चेंज द प्रोडक्ट लाइन। जैसे मैंने बोला बेकरी सेटअप करोगे, रिप्लेस द ओल्ड मशीनरी और अक्वायर अ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी। इंक्रीमेंटल मतलब कोई भी नया कॉस्ट जो इनकर करना पड़ेगा आपके किसी डिसीजन के कारण। संक कॉस्ट का मतलब क्या पता है? इंक्रीमेंटल है नया कॉस्ट, संक है पुराना कॉस्ट, जिसको अब आप चाह के भी बदल नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते अगर आप चाहते भी तो। एग्जाम्पल दूं? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप लोगों को जोश लगा, आप लोगों को जोश लगा कि भाई हम जो है ना अपने एरिया में एकदम बेस्ट से बेस्ट जिम सेटअप करेगा, ठीक है। जिम सेटअप करेगा, जिम के लिए आपने एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट मंगा लिया वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। हाँ, एक दिन बाद, एक महीने बाद आपका जोश खत्म हो गया। अब वो इक्विपमेंट तो आ चुका है, वो डिसीजन अब रिवर्स नहीं हो सकता। इट इज पास्ट कॉस्ट, इट इज पास्ट कॉस्ट। यही देखो ना, संक कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट विच आर ऑलरेडी इनकर्ड वंस, पास्ट कॉस्ट है, एंड फॉर ऑल एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। They are based on past commitments and cannot be revised or reversed if the firm wishes to do so। जैसे आपने कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लिया, आपने जैसे कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लिया, ये एक पास्ट कॉस्ट हो गया। कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लिया, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग का फायदा हुआ हो या नहीं हुआ, वो पास्ट कॉस्ट हो गया। सर समझ में आ रहा है? एंड फिक्स्ड फैसिलिटीज सच एज रेलवे लाइंस, एंड फिक्स फैसिलिटीज सच एज रेलवे लाइंस। अब एक बार रेलवे लाइन का खर्चा हो गया, वो तो स्पेसिफिकली जगह के हिसाब से रेलवे लाइन का प्लेटफॉर्म बनता है। अब आपके वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को मतलब नहीं है, वो पास्ट कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, संक कॉस्ट है। समझ आती है बातचीत? बातचीत समझ में आती है। अब मूविंग ऑन क्लास, नेक्स्ट क्या है आपका सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कोई भी डाउट हो पूछिए और अपना रनिंग नोट्स बनाइए, मतलब आप क्या समझे एग्जाम टाइम पे, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। चलिए अब सुनिए, हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। स्टूडेंट्स,
मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, तो पढ़ाने के लिए मुझे ना सिस्टम का दरकार पड़ा। सिस्टम मतलब मान लीजिए लैपटॉप ही बोल रहा हूं, है ना। तो स्टूडेंट्स 1 अप्रैल स्टूडेंट्स 1 अप्रैल 2020 को ना स्टूडेंट्स हुआ क्या, 1 अप्रैल 2020 को ना मुझे लैपटॉप लेना पड़ा। मान लीजिए इस लैपटॉप की कीमत थी तब 80,000 रुपए, ठीक है, तब 80,000 रुपए इस लैपटॉप की कीमत थी और हमें लेना पड़ा आप लोग को पढ़ाने के लिए। आज एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, मान लीजिए आज जो है वो है 1 जून 2026, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ भी लिख दिया मैं। अब यहां पर मैं आप लोग को ये बोलने का चेष्टा करता हूं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई ये 1/4/20 है, ये 1/6/26 है। अगर आप इस दिन के लिए के लिहाज से देखोगे तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है 80,000। तो आप मेरे से पूछोगे सर आप कितने में लैपटॉप लिए थे, तो मैंने बोला यार मेरा 80,000 पड़ा था, ये हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल समझ आ गया। आज मैंने बोला यार 80,000 में लिए थे 6 साल पहले, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन समझिए, अब आप लोग का क्वेश्चन समझिए। आप लोग ने बोला सर ऐसा ही लैपटॉप, एकदम ब्रांड न्यू लैपटॉप, ऐसा ही हम लोग आज अगर लेने चाहें सेम मॉडल का तो क्या प्राइस पड़ेगा। मान लो आज सेम मॉडल का प्राइस 75,000 है, मान लो मुझे ही खरीदना है। मैंने कहा यार इसको 6 साल से यूज कर लिए, हल्का स्लो हो गया, नया सेम मॉडल चाहिए मुझे, तो मुझे 75,000 पड़ रहा है। ये हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये क्या हो गया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यू आर करेक्ट, ये हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कि सेम असेट को आज अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, सेम असेट को आज अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको कितना खर्चा लगेगा। हाँ, और हिस्टोरिकल कॉस्ट संक कॉस्ट लगभग सेम ही है, ठीक है, पास्ट कॉस्ट ही है, ठीक है कि नहीं है। खैर यहां पर हिस्टोरिकल और रिप्लेसमेंट का बात समझ में आ गया क्या। हिस्टोरिकल जिसमें आपने खरीदा था, रिप्लेसमेंट की सेम चीज आज लेने जाएं तो कितना खर्चा लगेगा। ठीक, ठीक है भैया, ठीक है। सही है। हाँ, ये पीवाईक्यूज में आया हुआ है प्राइवेट कॉस्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पीवाईक्यूज में आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, प्राइवेट कॉस्ट्स आर कॉस्ट्स एक्चुअली इनकर्ड और प्रोवाइडेड फॉर बाय फर्म्स एंड आइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, दे नॉर्मली figure in business decisions as they form part of total cost and are internalized by the firm। internalized by the firm का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त फर्म सारे कॉस्ट को कंसिडर कर लेता है, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो चाहे वो इम्प्लिसिट हो, लिखा है एंड दे आर आइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो बेसिकली प्राइवेट कॉस्ट कुछ नहीं, इकोनॉमिक कॉस्ट ही हो गया। हाँ एकदम सही है। एंड दे आर इंटरनलाइज्ड, खास बात देखिए क्या है, दे आर इंटरनलाइज्ड। इंटरनलाइज्ड का मतलब इन लोग ये कह रहे हैं कि अपना टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते समय इन्होंने ये खर्चा काउंट कर लिया है, ठीक। ये हुआ प्राइवेट कॉस्ट, ये क्या हुआ बोलो, प्राइवेट कॉस्ट। फिर से पढ़ लो, आर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड और प्रोवाइडेड फॉर बाय द फर्म्स and are either explicit or implicit, they normally figure in business decisions as they form part of total cost and internalized by the firm। पर अब एक और कॉस्ट है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। क्या बोलते हैं बोलो, एक्सटर्नल कॉस्ट। क्लास आप लोग समझ नहीं रहे एक्सटर्नल कॉस्ट का क्या चक्कर है। फर्म ने प्रोडक्शन किया, फर्म ने प्रोडक्शन किया, सोसाइटी में पोल्यूशन हुआ, सोसाइटी में पोल्यूशन हुआ, सोसाइटी को मेडिकल बिल्स भरना पड़ा, फर्म को भरना पड़ा नहीं, ये हो गया एक्सटर्नल कॉस्ट। क्या हो गया, एक्सटर्नल कॉस्ट। जब आप प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड कर देते हो तो आपको मिलता है सोशल कॉस्ट। लिख लो, सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, लिखिएगा,
सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट वही इकोनॉमिक कॉस्ट है प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट जो बाहर वालों को पे करना पड़ा फर्म की वजह से। प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। देखिए लिखा हुआ भी एक्सटर्नल कॉस्ट के लिए, क्या लिखा है एक्सटर्नल कॉस्ट के लिए, पढ़िएगा जरा एक बार। इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस, सुनिए, इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस फॉर विच द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे प्राइस। जैसे एटमॉस्फेयर को पल्यूट कर दिया, हाँ, रिवर को पल्यूट कर दिया, रास्ता पल्यूट कर दिया, फर्म को इसका कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है? नहीं, ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। पॉल्यूशन के रूप में मेरे को आपको बियर करना पड़ रहा है, ये हुआ एक्सटर्नल कॉस्ट। सर हमें बात समझ में आ गई है, आ गई है क्या बात समझ? राइट सर, ऑल गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स। खाली टाइप्स ऑफ कॉस्ट ही बता रहा हूं अभी, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट बहुत आसान है। इधर सुनिए भैया, सुनिएगा सब कोई, सुनिएगा स्टूडेंट्स। हमारा ना एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ना, पता आप लोगों को, हम बता रहे हैं आप लोगों को, 1 लाख यूनिट माल बन सकता है। कितना? 1 लाख यूनिट। वन लाख गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, 1 लाख गुड्स मैन्युफैक्चर होता है। बराबर बात है। अब 1 लाख गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, सोचिए थोड़ा सा, 1 लाख गुड्स मैन्युफैक्चर होता है। इसी का हमने आपको ये कहा कि ये 1 लाख गुड्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी रखती है। हमारा जो रेंट लगता है आप लोग को हम बताएं, 60,000 पर मंथ लगता है। कितना लगता है डियर? 60,000 पर मंथ। सर तो आप बोलना क्या चाहता है? अब बात पे आइए ना, आप सुना क्या रहा है हम लोग को? सुना नहीं रहे, एक बात बता रहे हैं। 60,000 रुपया पर मंथ लगता है। अब एक बात बता, किसी महीना फैक्ट्री खाली था तो क्या लैंडलॉर्ड बोलेगा देख फैक्ट्री खाली था बेचारा से पैसा नहीं लेंगे, पाप नहीं कमाना है, ऐसा करेगा क्या? वो तब भी 60,000 लेगा। और किसी साल हम 50,000 यूनिट बना रहे हैं, तब भी लैंडलॉर्ड कितना लेगा? 60,000 पर मंथ ही लेगा। किसी साल हम 1 लाख यूनिट बना दिए तो भी कितना लेगा? 60,000 पर मंथ। फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब दैट डज नॉट चेंज विथ आउटपुट, दैट डज नॉट चेंज विथ आउटपुट, दैट डज नॉट चेंज विथ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है दैट डज नॉट चेंज विथ आउटपुट, दैट डजंट चेंज विथ आउटपुट, दैट डजंट चेंज विथ आउटपुट। इसका एक और एग्जांपल है, आप देखिए एसबीआई में जो ये लोग काम करते हैं, एसबीआई में जो स्टाफ काम करता है वो लोग का सैलरी फिक्स्ड है। एग्जांपल, किसी स्टाफ का सैलरी है 40,000 पर मंथ। अब वो जाता है, देखो एसबीआई का स्टाफ तुम लोग देखना 10-11 बजे जाएगा, ऐसे बैठा रहेगा। एक तो 50-55 का आदमी होगा जिसको लगेगा एसबीआई ही उसका है, बाई चांस एसबीआई ही उसका है, ऐसे बैठा रहेगा। तुम खड़ा है, क्या है आपको, क्या है आपको? अभी नहीं होगा, बाद में आइए। अब वो गलत कहां है? वो गलत कहां है? वो कर भी देगा काम तो उसका सैलरी बढ़ जाएगा क्या? उतना ही रहेगा। और नहीं करेगा तो भी उतना ही रहेगा। वो बेचारा यही सोच रहा है, इसलिए काम ही नहीं करता है। वो बोलता है लंच ब्रेक पोरे हो बे, और लंच ब्रेक पोरे तो चला ही जाता है, घर ही चला जाता है। तो यही तो आपको हम बता रहे हैं। अरे अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड यार, ये हो गया जो चेंज विथ आउटपुट लेवल, कॉस्ट में बदलाव नहीं होता है। जो मैंने जगह का भी एग्जांपल दिया रेंट का, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे जगह का भी रेंट लगता है। अब क्या होता है ना कि कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जब एग्जाम टाइम नहीं है और सारे एग्जाम्स खत्म हो रखे हैं, सेशन ब्रेक लगा हुआ है या पूरा ब्रेक है, तो कुछ समय के लिए क्लास नहीं होता है।
तो इसका मतलब क्या, उस समय के लिए रेंट नहीं पे करना पड़ता है। और ऐसा टाइम भी होता है जब एकदम पीक टाइम चल रहा होता है क्लास का, तब पूरा क्लास भरा हुआ रहता है, वो भी सही है। तो रेंट दोनों केसेस में सेम रहता है, तो रेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, सैलरी एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब हम आपको पढ़ाएंगे वेरिएबल कॉस्ट। साहब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एक्सक्यूज मी, साहब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? इधर सुनिए जी, इधर सुनिए जी। भाई वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट दैट आउटपुट के साथ जो वेरी होता है, जो कॉस्ट आउटपुट के साथ वेरी करेगा वो वेरिएबल कॉस्ट है। उदाहरण के तौर पे मैं जिस फैक्ट्री का एग्जांपल ले रहा था ना, इस फैक्ट्री में चिप्स बनता है डियर। एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक पैकेट चिप्स में एक पोटैटो लगता है, जस्ट सेइंग, है ना, एंड वन पोटैटो का कीमत इज लेट्स से 3 रुपीज। फॉर एग्जांपल वन पोटैटो इज वर्थ 3 रुपीज। तो अगर एक पैकेट बन रहा है तो 3 रुपया लग रहा है, 100 पैकेट बन रहा है तो 300 लग रहा है, 1 लाख पैकेट बन रहा है तो 3 लाख रुपया लग रहा है। यानी आउटपुट के साथ कॉस्ट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। सर समझ में आ गया। चलिए आइए रीडिंग करते हैं हम लोग। फिक्स्ड और कांस्टेंट कॉस्ट्स आर नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। आर नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट मतलब दे डोंट डिपेंड ऑन आउटपुट। नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट का मतलब दे डोंट डिपेंड ऑन आउटपुट। इन लोग आउटपुट के ऊपर के भरोसे या आउटपुट के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। दे डू नॉट वेरी विथ आउटपुट up to a certain level of activity. These costs require a fixed expenditure of funds irrespective of the level of output. These costs require a fixed expenditure of funds irrespective of the level of output. Example, rent, property taxes, interest on loans and depreciation when taken as a function of time and not of output. अच्छा, fixed costs cannot be avoided. जब तक कंपनी चलेगी तब तक फिक्स कॉस्ट भी चलेगा। दिस कॉस्ट्स आर फिक्स्ड सो लॉन्ग एज ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन। तो जब तक बिजनेस चलेगा तब तक ये कॉस्ट्स भी इनकर होते रहेंगे। दे कैन बी अवॉइडेड ओनली व्हेन ऑपरेशंस आर कंप्लीटली क्लोज डाउन। काम पूरा बंद हो जाए, फैक्ट्री को बंद ही कर दो, तभी आप रेंट से बच जाओगे, वरना आप रेंट से बच नहीं सकते। These are by their very nature inescapable or uncontrollable costs. But there are some costs which will continue even after the operations are suspended. For example, for storing of old machines which cannot be sold in the market. These are called shutdown costs. क्या बोलते हैं? Shutdown cost. आपने ना टेम्पररीली काम बंद कर दिया है, नहीं भैया फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मशीन तो पड़ा है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? शट डाउन कॉस्ट, बंद रखने का कॉस्ट। या तो देखिए, एक या तो आप एकदम संन्यास ले रहे हो, तब आपका शट डाउन कॉस्ट नहीं होगा। संन्यास का मतलब है हमको मशीन चाहिए ही नहीं, ले लो, कोई मेरा मशीन चोरी करके ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते इस मशीन का। अगर वो है तो आपका कोई कॉस्ट नहीं है, पर आपको चाहिए कि फ्यूचर में काम स्टार्ट हो सकता है, अभी मार्केट थोड़ा सा खराब है, बाद में मार्केट ठीक होगा, तो थोड़ा टाइम के लिए बिजनेस को फैक्ट्री को ताला लगा लेते हैं, तो तब तक का तुमको रेंट तो पे ही करना पड़ रहा है ना। शट डाउन कॉस्ट। सम ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट सच एज कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा आर प्रोग्राम्ड फिक्स्ड कॉस्ट or discretionary expenses because they depend on the discretion of management whether to spend on these services or not. हाँ, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। एडवर्टाइजिंग इज अ प्रोग्राम्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ये आज तक पूछा नहीं है, पूछ सकता है। मैं आपको समझाता हूं ये क्या मतलब हुआ प्रोग्राम्ड फिक्स्ड कॉस्ट का। एडवर्टीजमेंट इज अ प्रोग्राम्ड फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाता हूं। सुनोगे? ये देखो इधर पे सुनो, सुनोगे? देखो इधर, प्रोग्राम्ड फिक्स कॉस्ट। हाँ, मैंने कहा कि भाई सीए फाउंडेशन का मैं क्लासेस लेता हूं, मैं चाह रहा हूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ये सब करेंगे, थोड़ा एड्स रन करेंगे,
यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पे। अब एक अमाउंट आपको डिसाइड करना पड़ता है, जो आपसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा सब कोई भी पूछता है। मानो मैंने वो फिक्स कर दिया 500 पर मंथ, अब वो अपने 500 पर मंथ जाते जाएगा, फिक्स कॉस्ट हो गया। पर मैं बोल रहा हूं यार 7वें महीने के बाद अब एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, मैं रोक दिया, तो ये कंट्रोलेबल है। इसीलिए डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट, कि वो फिक्स्ड कॉस्ट तभी तक चलेगा जब तक मेरा मन हो। लेकिन यही सेम चीज मैं सेंटर को लेकर नहीं बोल सकता, सेंटर का रेंट चलते चला जाएगा। ओनली व्हेन आई शट डाउन ऑपरेशन तभी ये बंद होगा, वरना ये चलते चला जाएगा। क्या है आगे देखिए, वेरिएबल कॉस्ट्स आर कॉस्ट्स that are a function of output in the production period, that are a function of output, function of output मतलब that depend on output। मैंने तो बोला ही, अगर 10 यूनिट है तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ होगा, 100 यूनिट के लिए कुछ होगा, आउटपुट के साथ साथ बढ़ते चला जाएगा। अग्रीड है? चलिए, फॉर एग्जाम्पल वेजेस ऑफ कैजुअल लेबरर्स and cost of raw materials and cost of all other inputs that vary with output are variable costs। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है आगे, अब क्या है आगे, कॉस्ट फंक्शन। क्या है आगे जी? कॉस्ट फंक्शन। समझते चलिए कॉस्ट फंक्शन का चक्कर क्या है, समझते चलिएगा कॉस्ट फंक्शन का चक्कर क्या है। पे अटेंशन एवरीवन। मैंने आपको क्या बताया है, कभी भी फंक्शन इकोनॉमिक्स में दिख जाए तो हमने आपको बताया है कि फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फंक्शन क्या है बताइएगा? एक रिलेशन है, किसके किसके बीच में बताइए? इनपुट और आउटपुट के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। नहीं समझे? आपने 2 यूनिट्स बनाया, आपका 100 रुपया लगा, 4 बनाया, आपका 200 लगा। इनपुट बदल रहा है तो टोटल कॉस्ट बदल रहा है, हाँ या ना? इसी रिलेशनशिप को कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं। कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशन, पढ़िए, कॉस्ट फंक्शन refers to the mathematical relation between cost of a product and various determinants of cost. It is the mathematical relation between cost of a product and various factors affecting cost. In a cost function, the dependent variable is unit cost और total cost। मतलब कॉस्ट डिपेंड कर रहा है बहुत सारी चीजों पे। अरे जो आपका खर्चा होता है वो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, जिन चीजों पे डिपेंड करता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, देखो, प्राइस ऑफ फैक्टर, आपने जो मशीन खरीदा उसका खर्चा कितना लगा, कितना आउटपुट आप बना रहे हैं, ज्यादा बना रहे हैं तो शायद खर्चा ज्यादा पड़ रहा है। और एनी अदर फेनोमेना जो कॉस्ट को अफेक्ट कर सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी, आप नया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पुराना यूज कर रहे हैं, है ना? लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कितने एफिशिएंसी के साथ आप काम कर रहे हैं, कितना समय है आपके पास, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं आपका खर्चा कितना है। हर समय बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट हमेशा दैट इज द रिलेशन। अंडरस्टूड है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। आ जाइए, सबसे पहले आता है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट में शॉर्ट रन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां एक वर्ड मैंने यूज कर दिया, बोलिए ना क्या वर्ड यूज कर दिया? शॉर्ट रन। समझना शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का क्या मतलब होता है। अकाउंट्स में शॉर्ट रन लॉन्ग रन का मतलब होता है 1 साल से कम, 1 साल से ज्यादा। इकोनॉमिक्स में ये नहीं है। इकोनॉमिक्स बोलता है कोई चीज शॉर्ट रन तब है जब उस समय सीमा में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ आउटपुट, कुछ इनपुट, सॉरी आउटपुट गलत बोला, कुछ इनपुट्स फिक्स्ड है। जैसे मानो 3 महीने का समय में मैं नया जमीन नहीं अरेंज कर सकता, या मैं नया मशीन अरेंज नहीं कर सकता, तो 3 महीना या 4 महीना में मशीन फिक्स्ड है या जमीन फिक्स्ड है?
पर मान लो वही 3 महीना को 3 साल का समय में कर दे तो सब वेरिएबल है, तब वो लॉन्ग रन हो गया। अगर एक भी इनपुट फिक्स्ड है तो वो शॉर्ट रन पीरियड है। एक भी इनपुट का फिक्स्ड होना मतलब आप चाह के भी उस समय सीमा में आप उस इनपुट को नहीं बढ़ा सकते। एक भी इनपुट फिक्स्ड हो, एक भी इनपुट फिक्स्ड हो तो वो हो गया आपका फिक्स फैक्टर, शॉर्ट रन। समझा पाया? अच्छा बात है। अब इधर देखिए, ग्राफ देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। मैंने जो वो रेंट वाला बात किया था, आप जीरो कुछ नहीं बना रहे हो फैक्ट्री में तो भी आपका रेंट 60,000 रुपया लग रहा है। आप 100 यूनिट बना रहे हो तो भी रेंट 60,000 लग रहा है। आप 1,00,000 यूनिट्स बना रहे हो तो भी आपका रेंट 60,000 लग रहा है। तो कंप्लीटली फिक्स्ड कॉस्ट लिख लो, कंप्लीटली फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट is a horizontal curve, is a horizontal curve. Completely fixed cost that is total fixed cost is a horizontal curve parallel to x axis. कुछ बोल रहा है क्या? प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट डे चेक करूंगा। is a horizontal curve parallel to x axis, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बराबर बात है जी भाई साहब, बात बराबर है सर। अब आगे बढ़ते हैं, कंप्लीटली फिक्स कॉस्ट हो गया, फिर आते हैं कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट। कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट, कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट समझोगे? ये देखो जो मैंने एग्जांपल दिया था, एक चिप्स का पैकेट बनाए तो 3 रुपया लगा, 2 चिप्स का पैकेट बनाओगे 6 रुपया, 3 बनाओगे 9 रुपया। ये एकदम वेरिएबल है। ये क्या है बोलो? एकदम वेरिएबल। एकदम वेरिएबल है तब ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होता है। कंप्लीट वेरिएबल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। लिखो कंप्लीट वेरिएबल कॉस्ट इज अ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। कंप्लीट वेरिएबल कॉस्ट इज अ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। कंप्लीट वेरिएबल कॉस्ट is an upward sloping straight line. Upward sloping straight line. स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं बन रहा है तो एक भी आलू नहीं खरीद रहे हो तो जीरो कॉस्ट। वेरिएबल का बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड है? अब अगले पर चलते हैं। लिखिए हेडिंग स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, हेडिंग डालिए स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, क्या चक्कर है स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट का, हम आपको समझाते हैं, फिर हम आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बताएंगे, है ना? हाँ सर, देखिएगा स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। पहले आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिए एक रफ। स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट एक स्टेयर की तरह लग रहा है ना, सीढ़ी की तरह, इस वजह से स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। पर इसका फंडा क्या है? नहीं समझे सर? आई विल एक्सप्लेन दैट फंडा टू यू। हो गया? चलो मैं समझाता हूं। स्टूडेंट्स आप ना गोडाउन का बात करिए मेरे से, है ना? एक बहुत बड़ा गोडाउन है, ठीक है? इसमें ना रूम के हिसाब से रेंट लगता है। ओके, रूम के हिसाब से रेंट लगता है। हर रूम में कैपेसिटी है 20,000 गुड्स स्टोर करने का। हाँ, हर रूम का रेंट है 5,000 रुपया। कितना रेंट है हर रूम का? 5,000 रुपया। और हर रूम की कैपेसिटी है 20,000 यूनिट स्टोर करने का। हुआ यू दोस्तों
कि मुझे पहले एक ही रूम का दरकार पड़ा क्योंकि मैं 20,000 यूनिट्स तक ही बना रहा था। तो अब आप लोग थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, 0 से लेकर 20,000 यूनिट्स तक मैं कितना ही सामान बना के स्टोर कर लूं, मेरे को कितना रूम का दरकार होगा? एक, चाहे मैं 5,000 स्टोर करूं या 2,000 स्टोर करूं, मेरा रूम का रेंट कितना लगने वाला है? 5,000। लेकिन एक यूनिट भी एक्स्ट्रा मेरा बना, एक यूनिट भी एक्स्ट्रा बना मेरा एक यूनिट भी एक्स्ट्रा बना, तो अब 40,000 तक कितना भी बना लूं मैं, 25 बना लूं, 30 बना लूं, 35,000 बना लूं, कितना भी बना लूं, मेरे को अब एक रूम चाहिएगा कि दो रूम। तो मेरा रेंट कितना हो जाएगा? 5,000 से 10,000। एक से जरा सा भी बढ़ा तो 40,001 से 60,000 तक में एक और रूम लग जाएगा 15,000। तो अब आप लोग थोड़ा सा समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये देखिए, ये खर्चा था मेरा पहला रूम का 5,000। इन व्हाट लेवल? 0 से लेकर 20,000 तक। अब 20,000 से जरा सा भी बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा और 10,000 हो जाएगा। और अब 40,000 तक कुछ भी हो, वो 40,000 ही रहेगा, अब 10,000 ही रहेगा कॉस्ट। 40,000 यूनिट्स तक कितना भी रहे, कॉस्ट 10,000 ही रहेगा। फील कर पाए क्या? ये हुआ स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या हुआ बोलिए ना? स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, आइए पढ़ लेते हैं। देयर आर सम कॉस्ट्स which may increase in a stair step fashion, that is they remain fixed over certain range of output but suddenly jump to a new higher level when output goes beyond a given limit। जब आउटपुट एक लिमिट क्रॉस करता है तो ये कॉस्ट भी धड़ से बढ़ जाते हैं, जोर से भाग जाते हैं। चलिए, अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स। क्या पढ़ाएंगे बताइए? सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स। इधर सुनिए, क्या बोलिए? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सुनिए इधर देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूं सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। क्या आप लोगों ने कभी थाली सिस्टम में खाना खाया है? थाली सिस्टम में अब क्या होता है, थाली सिस्टम में फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉम्बो मैं आपको समझाता हूं। एक थाली है, अब अगर एक थाली है उसमें मान लो 3 सब्जी, वो फिक्स्ड है। कौन सा 3 सब्जी? वो आपको मिलेगा, मान लो यहां पर आपको बोला गया है कि आपको 4 पराठा मिलेगा, ठीक है कि नहीं है? फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा यहां पर बोला है राइस मिलेगा, क्लियर है? और आपको 2 स्वीट्स मिलेगा, स्वीट 1 स्वीट 2, ये तय है। समझ आ गया? और यहाँ पे अलग अलग सब्जी है, ये देखो यहाँ पे अलग अलग सब्जी है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, आपने खाया, आपको लगा कि यार पेट नहीं भरा है, ये जो 4 रोटी था थोड़ा सब्जी बच गया है, एक और रोटी चाहिए। तो अब देखो, आप इस थाली में से कुछ खाओ, कुछ फेंक दो, पूरा थाली फेंक दो, आपका कॉस्ट फिक्स्ड है 500 रुपया थाली का, ठीक? अब आपको इस थाली के ऊपर कुछ मंगाना है कि भाई 1 रोटी, 2 रोटी, तो हर रोटी का आपको लेट्स से 50 रुपीज देना है, हर रोटी का आपको 50 रुपीज देना है, हर रोटी का 50 रुपीज देना है। तो एक हद तक फिक्स्ड है और उस हद के बाद वेरिएबल है। बिजली विभाग जो आपका बिल कैलकुलेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आपका बिल कैलकुलेट करता है, ऐसे ही एक पोर्शन फिक्स्ड रहता है एंड उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कीजिए तो जितना यूनिट्स कंज्यूम्ड होगा उस हिसाब से बिलिंग आपकी बढ़ती जाएगी। वो हो गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझ आया क्या? चलिए रीड करा देता हूं, देयर आर सम कॉस्ट्स व्हिच आर नाइदर परफेक्टली वेरिएबल नॉर एब्सोल्युटली फिक्स्ड in relation to the changes in the size of output। ये लोग ना पूरी तरह से वेरिएबल है ना पूरी तरह से फिक्स्ड है। These are known as semi variable costs। क्या बोलते हैं इनको? बोलिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। स्टूडेंट्स, डिस्कशन को आज यहीं पर वाइंड अप करेंगे, आपसे अगले दिन इसके बियॉन्ड बातचीत करेंगे, इस डायग्राम के बारे में अगले दिन बातचीत करेंगे। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।